हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स कॉस्ट को रिवाइज किया जाए। वैसे मटेरियल्स कॉस्ट की आपने टोटल 9 क्लासेस अटेंड करी, जिसमें बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बहुत सारे थ्योरी के नोट्स कवर हुए। अब मैं सोचता हूं कि एक क्लास ऐसी आज की रिकॉर्ड करी जाए कि जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली रिवाइज करे जाए। आइए जी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, रिवीजन क्लास में आपको सिर्फ सुनना है, देखना है, लेकिन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सुनेगा जी। जहां तक इस चैप्टर के कवरेज का सवाल है, आप लोगों ने उन क्लासेस में ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें बेसिकली कुल मिलाकर 3 ही कंसेप्ट हैं। वो 3 कंसेप्ट कौन से हैं? उसको एक मैं कह सकता हूं परचेजेस, दूसरे को मैं कह सकता हूं कंजम्पशन, और तीसरी एक्टिविटी का नाम हो गया स्टोरेज। पूरा का पूरा मटेरियल्स कॉस्ट का जो चैप्टर है वो 3 स्टेजेस में क्लासिफाई करा जा सकता है। जो मर्जी कंसेप्ट उठाइए, सोचेगा या तो वो परचेजेस से रिलेटेड होगा, या कंजम्पशन से, या स्टोरेज से। अच्छा, पहले मैं जरा परचेजेस के एस्पेक्ट पर आता हूं। परचेजेस में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, एक एक करके वो सारे के सारे मैटर उठाते हैं। पहली बात, एट एप्रोप्रिएट टाइम। परचेजिंग के बारे में यह बात हमेशा कही जाती है कि वो एप्रोप्रिएट टाइम पर होनी चाहिए, यानी नाइदर टू लेट नॉर टू अर्ली। जो उसका एप्रोप्रिएट टाइम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम आखिर में जाके आप मटेरियल की परचेजिंग करें। हालांकि जो जस्ट इन टाइम JIT की परचेजिंग पॉलिसी है, उसमें इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती है, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि JIT पॉलिसी हर बिजनेस को सूटेबल नहीं है। उसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं तो ऑफ कोर्स आप परचेजिंग इमीडिएटली बिफोर कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात करूं, आप जरा सोचिएगा कि भाई परचेजिंग किस समय होनी चाहिए, कंजम्पशन से कितने टाइम पहले परचेजिंग हो जानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, परचेजिंग का एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। अगर आप टाइमिंग को लेके गड़बड़ करोगे तो होगा क्या कि इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। अगर आप बहुत जल्दी सामान खरीद लोगे तो इसका मतलब यह है कि आपको स्टोरेज कॉस्ट के बारे में ज्यादा चिंता करनी पड़ सकती है। और अगर देरी से सामान खरीदोगे तो हो सकता है कि एन मौके पे सामान मिले ही ना, और जो कंजम्पशन की आपकी रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी नहीं हुई तो मेरे भाई, अगर मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ तो ना ही प्रोडक्शन होगा और ना ही आप सेल अचीव कर पाओगे। तो उस बैलेंसिंग की सिचुएशन को लाना अति आवश्यक है। तो परचेजिंग एप्रोप्रिएट टाइम पर करी जानी चाहिए। ये आप सोचिए कि आपके बिजनेस का वो एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है। दूसरी बात, परचेजिंग को लेकर ये हमेशा होनी चाहिए एट फेवरेबल प्राइसेस। एट फेवरेबल प्राइसेस। देखो मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप परचेजिंग करते हैं तो भी परचेजिंग होलसेल मार्केट से भी हो सकती है, रिटेल मार्केट से भी हो सकती है। हो सकता है आपके बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट से सामान खरीदना पड़े, हो सकता है बल्क परचेजिंग करनी हो। आप जरा ये सोचेगा कि कहां पे कौन सा प्राइस एप्लीकेबल होता है, खास तौर पे तब जब आपको सामान अच्छी खासी क्वांटिटी में परचेज करना हो। जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूं और बल्क परचेजिंग करी जाए तो ऑफ कोर्स उसमें डिस्काउंट की सिचुएशन को नेगोशिएट करने के बड़े सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि वो एप्रोप्रिएट टाइम पर खरीदी जानी चाहिए, तो दूसरा फैसला ये भी उठता है कि एप्रोप्रिएट प्राइस कौन सा हो सकता है। मैं कई बार क्लास में कहता भी तो हूं कि भाई, अगर आपको घर के लिए सब्जी भी खरीदनी है
थोड़ी थोड़ी करके खरीदनी है तो घर के पास की दुकान से खरीद लीजिए, लेकिन सब्जी मंडी जाकर खरीदेंगे तो तभी जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करना हो और वहां पर आपको सस्ता भी पड़ सकता है। तो जो लोकल एग्जाम्पल इतने बढ़िया हो सकते हैं, तो मेरे भाई फिर नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी इसी कंटेक्स्ट में सोचे जाने चाहिए। तो परचेजिंग में टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा और परचेजिंग में प्राइस का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेसमैन जो है वो हमेशा अवेयर रहना चाहिए, उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किस कंटेक्स्ट में? अवेयर ऑफ डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स एट डिफरेंट टाइम्स। मेरे भाई देखो, अल्टीमेटली तो आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो सेल बढ़ाइए या कॉस्ट कम करिए। सेल बढ़ाना हो सकता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल काम हो भाई, लेकिन अभी तो मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर है भाई। टोटल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है। पेन बनाने के बारे में, कैलकुलेटर बनाने के बारे में, फोन के लिए और ये चश्मे के लिए और बहुत कुछ। मटेरियल कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़े सारे बिजनेस हाउसेज में तो मटेरियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का 70-80% भी होता है। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे कम हो सकता है, इसके लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आपके बिजनेस में यूज होता है उसके क्या क्या प्राइसेस हैं डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट कंडीशंस में, और आपको सस्ते रेट पर बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करना है। इसके लिए आपको एक पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। ये आपके बिजनेस के फायदे में जाएगा भाई। मटेरियल कॉस्ट अगर कम करोगे तो टोटल कॉस्ट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के बढ़ने के चांसेस तो आपके सामने आएंगे ही। तो पहला इश्यू हमारे पास क्या था? परचेजेस को लेकर ठीक ठाक डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका है। मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। दूसरा मैटर हमारे सामने आता है कंजम्पशन। देखो भाई, कंजम्पशन को लेकर ना जो सबसे बड़ा यार्डस्टिक है वो ये है कि जितना भी मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए, जिस समय चाहिए, आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उस सिस्टम को लेकर यह बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन रुक नहीं जाना चाहिए। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर आपसे सामान मंगाया है, स्टोर से सामान मंगाया है, तो स्टोर डिपार्टमेंट इस बात को इंश्योर करे कि रॉ मटेरियल उसके पास है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यह नहीं कह सकते कि भैया क्या प्रोडक्शन रोक दो, अभी रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, अभी हम मार्केट में जाके खरीद के लाएंगे। नहीं, यह बात अपने आप में गलत है। तो हमेशा इस बात को इंश्योर करें। किस बात को इंश्योर करें? इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट sufficient quantity of raw material is made available for consumption, as and when required। देखो, किसी भी बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा प्यारा क्या हो सकता है? जवाब है सेल्स। सेल्स किस बात पे डिपेंड करता है? जवाब है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? जवाब है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी और जैसी क्वालिटी हमको चाहिए, अगर वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो सोचिए इसके क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हर अगली स्टेज पर होते चले जाएंगे। भाई परचेजेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करिए ताकि कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ताकि कि उसके बाद प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के बाद सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और उसके बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन में भी जा सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे परचेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंजम्पशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर आपको इन दोनों को ठीक ढंग से मैनेज करना है तो फिर सिचुएशन में आता है स्टोरेज।
रॉ मटेरियल को आपको ठीक ढंग से स्टोर करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे का रीजन। जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं और जब आपको कंज्यूम करना है, इस बीच में रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है, उसके जो एसेंशियल फीचर्स हैं, आप उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी में वो सारे फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे जब तक वो स्टोर रहेगा। जैसे मान लीजिए आप खाने पीने की चीजों को स्टोर करते हैं क्योंकि आपके बिजनेस को ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी उसकी क्वालिटी है, जो फूड क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स है, आप उनको मेंटेन करके रखेंगे। हो सकता है कि आपका बिजनेस फर्नीचर का हो, तो जो लक्कड़ को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो नमी की कंडीशन होती है, इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि बारिश में लक्कड़ की पोजीशन क्या है, और उसके बाद बहुत ज्यादा धूप अगर आ जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में लक्कड़ की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। हो सकता है आपका मार्बल का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साहब कौन से सीजन में इस मटेरियल पे कितना असर पड़ जाता है। तो पॉइंट ये है कि स्टोरेज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रॉ मटेरियल को अपनी एसेंशियल क्वालिटीज को मेंटेन करके रखना है। तो अगर आपने प्रोडक्ट को ठीक ढंग से स्टोर नहीं किया तो मटेरियल अपनी फैसिलिटीज को, अपनी क्वालिटीज को खो देगा। ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन खराब होगा, प्रोडक्शन खराब हुई तो सेल्स खराब होगा। कस्टमर को अगर यह पता चल गया कि भाई इस प्रोडक्ट की तो क्वालिटी खराब है, ऐसी सिचुएशन में वो कस्टमर और बड़े सारे कस्टमर्स को बोलेगा, तो सेल फिर आपकी फ्यूचर में गिरती चली जाएगी। तो रॉ मटेरियल को ठीक ढंग से स्टोर करेंगे तो प्रोडक्शन और सेल के फीचर्स को भी आप अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। तुम स्टोरेज को किस ढंग से सोचा जाए? पहली बात, मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी उसके क्वालिटी फीचर्स हैं वो आपको मेंटेन करके रखने। जो क्वालिटी फीचर्स हैं टू बी मेंटेन्ड। एक बात और भी है स्टोरेज को लेकर, अगर आप प्रॉपरली स्टोर करोगे तो इससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल के में जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं, आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको वो एग्जांपल देना चाहूंगा जो मेन क्लासेस में भी दिया जाता रहा है, और वो है हॉस्पिटल्स को लेकर। हॉस्पिटल्स में आप जानते हो दवाइयों का, इंजेक्शंस का स्टॉक रखा जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों ने ऐसी खबरें सुनी होंगी, साहब दवाइयां, इंजेक्शन चोरी हो गए, शायद वहां ये नॉर्मल सा फीचर होगा। लेकिन जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करता हूं, चूंकि वहां कंट्रोल बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे फ्रॉड होने के, चोरी होने के जो चांसेस है ना, वो बड़े कम हो जाते। तो होता यह है कि अगर आप अपने रॉ मटेरियल को ठीक ढंग से स्टोर करते हो, प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में सारी की सारी सिचुएशन मैनेज करते हैं, तो फ्रॉड के चांसेस भी ऐसी सिचुएशन में मिनिमाइज लेवल पर लाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर की रिवीजन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने पहला कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर करता है तीन एस्पेक्ट्स को, एक परचेजेस, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट है मटेरियल टर्नओवर रेशो, यानी रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो। फार्मूले की सेंस में कहें तो ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग सच पीरियड। लेकिन फार्मूले से कहां कंसेप्ट समझ में आता है भाई? तो कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपके सामने तीन एग्जाम्पल्स लेकर आता हूं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आइए। लेट अस एज्यूम कि आपको कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में 1 लाख रुपए का मटेरियल कंज्यूम होता है, पर उन्होंने कहा देखो भाई, आप हमारे वेयर हाउस में जाकर देख लीजिए, हमारे पास इस समय मटेरियल 1 लाख का पड़ा हुआ थोड़ी है, मटेरियल पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का। तो हम क्या कहेंगे कि स्टॉक में तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है वो तो सिर्फ ₹10,000 है, पर हम कंज्यूम करेंगे ₹1 लाख। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो या तो आप इसको कह सकते हैं 10 टाइम्स,
और अगर ज्यादा अच्छे ढंग से समझना है तो कहिए 10:1। अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का 10 टाइम्स का मटेरियल टर्नओवर रेशो है या 10:1, तो आप इसको कैसे समझते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करिए सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, और आप देखेंगे कि उस 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की मदद से पूरे साल में मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा ₹10, दैट इज 10 टाइम्स। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मटेरियल बिना बात के थोड़ी कंज्यूम कर रहे हो। मटेरियल इसलिए कंज्यूम करना है क्योंकि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन से क्या होता है? ज्यादा सेल होती है, ज्यादा सेल से क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचिए। हमको ज्यादा सेल चाहिए, यस, उसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, यस, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, यस, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहेंगे कि इन्वेंट्री हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम होनी चाहिए। यानी इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक करिए कम से कम, पर मटेरियल कंज्यूम करिए ज्यादा से ज्यादा, सो एज टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम सेल्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, अब एक दूसरी सिचुएशन आपके सामने लेकर आते हैं। दूसरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करिएगा कि आपका जो एनुअल कंजम्पशन है वो तो ₹1 लाख ही है, वो तो ₹1 लाख ही है, लेकिन जो आपका इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट है वो है ₹20,000। तो इसको आप कैसे समझेंगे? वेल, दिस इज 5 टाइम्स, और वी कैन से 5:1। इसका मतलब अगर आप इन्वेंट्री में 1 रुपया इन्वेस्ट कर दें तो पूरे साल में मटेरियल सिर्फ 5 रुपए कंज्यूम होगा, क्योंकि आप परचेजिंग की एक्टिविटी साल में 5 बार अगर करें तो ऑटोमेटिकली 5 रुपए का कंजम्पशन रिकॉर्ड हो जाएगा। बिजनेसमैन कहेगा ये मेरे लिए बुरी कंडीशन है, क्योंकि कंजम्पशन के कंपैरिजन में इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगर 5 रुपए का मेरा कंजम्पशन है और इन्वेंट्री में मेरी इन्वेस्टमेंट 1 रुपया है, तो ये 20% हो गया। यानी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो परचेजेस का 20% है, 1 आउट ऑफ 5। लेकिन यहां पर क्या पोजीशन थी? 1 आउट ऑफ 10। हम यही चाहते हैं ना कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट हमारी कम से कम होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितना ज्यादा होगा, बिजनेसमैन को सिचुएशन उतनी ही फेवरेबल नजर आएगी। सारे के सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि न्यूमरेटर की फिगर बड़ी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ डिनोमिनेटर की फिगर भी छोटी होनी चाहिए। इसलिए टर्नओवर रेशो का ज्यादा होना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है। एक तीसरी सिचुएशन भी मैं आपके सामने ले आता हूं। लेट अस अज्यूम कि आपका जो एनुअल कंजम्पशन वो तो खैर ₹1 लाख ही है, लेकिन जो आपका एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है हम उसको थोड़ा कम कर देते, तब आप दुनिया को क्या कहोगे? 20 टाइम्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं 20:1। मेरे भाई सिर्फ 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको घुमा घुमा कर आप पूरे साल में 20 रुपीस, 20 रुपए की परचेजिंग करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 5% है। तो आप देख सकते हैं जो तीनों केसेस हमारे पास हैं, इसमें आइडियल पोजीशन सबसे बढ़िया वाली है। आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मटेरियल टर्नओवर रेशो जितना बड़ा होता जाएगा, सिचुएशन उतनी ज्यादा फेवरेबल होती जाएगी। आपको यह पता चलता जाएगा कि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो एनुअल कंजम्पशन के मुकाबले कितना कम है, और जितना कम हो उतना बेहतर। तो टर्नओवर रेशो का ज्यादा होना बिजनेस के लिए फेवरेबल इंडिकेशन माना जाएगा। ये रहा हमारी तरफ से कंसेप्ट नंबर 2। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तीसरा पॉइंट मटेरियल्स कॉस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ओके, ईओक्यू का कंसेप्ट समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किसे कहते हैं। वेल, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ 3 अमाउंट्स।
नंबर 1 इज परचेज कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। ऐसा जनरली सोचा जाता होगा कि भाई खाली परचेज कॉस्ट ही मटेरियल कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं। हाँ, परचेज कॉस्ट आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है, ये मैं भले ही मानता हूं। अच्छा, परचेज कॉस्ट का मतलब कि आपको टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, मल्टीप्लाई करें किससे, परचेज प्राइस पर यूनिट से। चलो इसको हमने कह दिया ₹6। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब देखो भैया, अगर आपको मटेरियल परचेज करना है तो आपको उसके लिए जाने आने का अरेंजमेंट करना पड़ता है, बार बार ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। आप एक ही बार में थोड़ी सारा का सारा सामान परचेज कर लेंगे। देखो जी, ऐसा है, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, आप इसको ऐसे सोचिए कि कितनी बार आपको ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ता है और एक ऑर्डर की आपकी कॉस्ट कितनी। जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे साल में जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, हर महीने में आप एक बार मटेरियल परचेज करते हैं, तो पूरे साल में फिर आपके 12 ऑर्डर्स हो गए। और एक एक ऑर्डर की कॉस्ट अगर आपको मालूम चल जाए कि एक बार आने जाने का खर्चा कितना होता है या पूरे सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का खर्चा कितना होता है, आप जैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको अपनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चलेगी ऑब्वियसली। तीसरी कॉस्ट है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, यानी जो मटेरियल आप परचेज करते हैं आपको उसको संभाल के रखना पड़ता। उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपको ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी को संभालना पड़ता। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज क्वांटिटी इन स्टोर। भाई कभी कभार मैक्सिमम क्वांटिटी लेवल पर भी पहुंचते हैं तो कभी कभार मिनिमम क्वांटिटी लेवल पर भी आते हैं, लेकिन एवरेज क्वांटिटी हमको यह मैसेज देने में कामयाब है कि कितनी क्वांटिटी एक टाइम पर ऑन एन एवरेज स्टोर करी जाती है या वेयर हाउस में रखी जाती है। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करने का, कैरी करने का आपका कॉस्ट कितना है। तो फार्मूला तो बड़ा सिंपल है जी, कंसेप्ट भी बड़ा सिंपल है कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है एग्रीगेट ऑफ दीज 3 अमाउंट्स। और हर परचेज पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम लीस्ट लेवल पर लाया जा सके। उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है यह जानने के लिए मैं जरा अगली स्लाइड पर आना चाहूंगा। देखिए जी, अब मैं आपके सामने ना परचेजिंग के कुछ ऑप्शंस डिस्कस करना चाहूंगा। एक एजम्पशन लेते हैं कि आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो है 12,000 kgs। तो इस एनुअल रिक्वायरमेंट को प्रोक्योर करने के या परचेज करने के पॉसिबली बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मैं वो सारे केसेस तो नहीं बता रहा, पर कुछ केसेस आपको जरूर बताता हूं। वेल, पहला केस तो ये है कि सिर्फ एक ही ऑर्डर होना चाहिए, सिर्फ एक ऑर्डर होना चाहिए और उस एक ऑर्डर का जो साइज हो, मेरा मतलब है ऑर्डर साइज, वो ऑर्डर साइज हो 12,000 kgs। जब आप कहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट 12,000 kgs है तो एक ही बार में पूरे के पूरे 12,000 किलो को इकट्ठे खरीद लीजिए। ऑर्डर साइज 12,000 kgs। ओके, एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई आप साल में 2 बार ऑर्डर दें, 2 बार आप परचेजिंग करें और जो ऑर्डर साइज है OS वो हो गया 6,000 kgs। अगर आप 6,000 किलो को 2 बार खरीदोगे तो भी तो आपके 12,000 kgs हुए। परफेक्ट परफेक्ट। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पूरे साल में 3 बार ऑर्डर दें, लेकिन हर ऑर्डर का जो साइज होना चाहिए, ऑर्डर साइज, वो होगा 4,000 kgs ईच। तो इससे आपकी 12,000 kgs की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। चलिए एक ऑप्शन और लेते हैं, 4 ऑर्डर्स और हर ऑर्डर का जो साइज हो वो होना चाहिए 3,000 kgs। ऐसा करने से भी 12,000 kgs आ गए। चलो एक और लेते हैं, दैट इज 6 ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर और हर ऑर्डर का साइज होना चाहिए 2,000 kgs। वैसे मैं एक केस और भी लेना चाहता हूं पर मेरे पास स्पेस नहीं रहा, और ये कि मैं पूरे साल में 12 ऑर्डर दूं और हर ऑर्डर में खरीदूं मैं 1,000 किलोग्राम। वो और भी बड़े सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पर इसमें हर एक ऑप्शन की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं।
अगर आप कहते हो जी एक ही बार में सारा सामान खरीदते हैं, वेल अच्छी बात है, एक ही बार में सारा सामान खरीदेंगे, सारा काम एक बार में निपट जाएगा। लेकिन अगर आप 12,000 केजीज इकट्ठे खरीदोगे तो आपको इसको स्टोर करने के लिए एक बड़ा वेयरहाउस चाहिए, 12,000 किलोग्राम। बड़े वेयरहाउस का मतलब आप समझते हैं साहब? अगर आप मान लीजिए साहब बड़ा वेयरहाउस लेते हैं, खुद का है तो बड़ा रेंट तो डेप्रीसिएशन, या फिर अगर आप लेट आउट करवाते हैं किसी से तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट। अच्छा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा स्टाफ अपॉइंट करना पड़ सकता है, ज्यादा उसमें आपको कैबिनेट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप बड़ा वेयरहाउस लोगे तो इसका मतलब स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट के ह्यूज अमाउंट को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ सकता है। अगर आप ऑर्डर साइज कम करेंगे तो इसका मतलब छोटा वेयरहाउस होता जाएगा, और अगर आप ऑर्डर साइज कम करते जाओगे तो वेयरहाउस का साइज और छोटा हो तो भी ठीक है, इससे आपकी कॉस्ट बचती है विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर आप एक बार में बड़ी कम क्वांटिटी खरीदते हो, जैसे अगर मैं 2000 केजीज का एग्जांपल लूं, तो आप इस बात को मानिए फिर आपको मार्केट में साल में 6 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी ये जो परचेजिंग का जो सिस्टम है इसको 6 टाइम्स तक हैंडल करना पड़ सकता है। और अगर मैं मान लीजिए 12 ऑर्डर्स का केस ले लूं, यानी हर महीने में एक ऑर्डर, मैं अगर 24 ऑर्डर का केस लूं यानी हर 15 दिनों में एक ऑर्डर, मानते हैं कि ऑर्डर का साइज छोटा होता जाएगा, आपको कम क्वांटिटी की चिंता करनी है, आपका स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट बचता है, लेकिन बार बार मार्केट में चक्कर लगाने की आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ एक कॉस्ट कम है, दूसरी कॉस्ट ज्यादा है, और दूसरी तरफ उल्टी पोजीशन है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस सेंस में, मैं फिर से पिछली स्लाइड पर आता हूं कि परचेज कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए मारो गोली, सारा का सारा खेल जो है ना वो ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट के पास है। अगर मैं मान लीजिए, मैं फिर से यहां आता हूं, अगर मैं एक ही ऑर्डर में सारा सामान खरीदता हूं तो उससे होगा क्या कि मेरी स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एबनॉर्मली हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, हालांकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट उसमें कम होती है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? किसी एक कॉस्ट को कम करना है? नहीं, अरे सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब तो मैं ही करता हूं बिजनेसमैन। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये जो दो कॉस्ट हैं इसका अगर टोटल मिनिमाइज किया जा सके, इस कंडीशन पर कि परचेज कॉस्ट तो इन एनी केस वही रहेगा। हालांकि परचेज कॉस्ट भी बदलता है, ये आप पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जब एडवांस लेवल क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर पे वो क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट पिक्चर में आता है, तो परचेज कॉस्ट भी अपना रोल प्ले करता है। लेकिन अगर डिस्काउंट के मैटर पर मैं थोड़ी देर में आता हूं कि डिस्काउंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं भी है, तो भी आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट के टोटल को तो मिनिमम लेवल पर लाने की एक कोशिश करनी ही पड़ेगी। उस कोशिश को मेरे प्यारे बच्चों हम जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मान लीजिए हम इस ऑप्शन पर एक डिसीजन लेते हैं, यानी अगर साल के 3 ऑर्डर हों, हर ऑर्डर में 4000 किलोग्राम खरीदे जाए, और अगर इस सिचुएशन से ये एंश्योर हो जाए, क्या एंश्योर हो जाए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल आ रहा है, अगर ये एंश्योर हो जाए कि ये टोटल लीस लेवल पर आता है, तो ऑब्वियसली अगर ये गारंटी मुझे मिल जाए तो मैं इस लेवल को कह सकता हूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस सिचुएशन को कहते हैं जहां, पहली बात, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम है, और अगर परचेज कॉस्ट कहे कि मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हूं, यानी डिस्काउंट का केस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है अगर वही मिनिमम लेवल पर आ जाए तो उसको भी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की संज्ञा दे सकते हैं। वेरी गुड। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्डर साइज, यानी एक एक बार में खरीदा गया रॉ मटेरियल का क्वांटिटी का लेवल जो मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर लाने की कोशिश करता है। ठीक है जी,
वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले या उसके डेरिवेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखो जी, ऐसा है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला है उसमें जो एब्रीविएशन यूज होती हैं वो हर बुक में अलग अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एब्रीविएशन क्या यूज हो रही है, सोचा ये जानना चाहिए कि जी इसका मतलब क्या है। जैसे हमने हर एक क्वेश्चन में क्या टर्म यूज किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2UP डिवाइडेड बाय S। U का मतलब क्या लिया जाता है, वेल दिस इज एनुअल यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। P का मतलब हम क्या लेते हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा जी, S का मतलब हम क्या लेते हैं, वेल दिस इज स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, आपको ध्यान होगा मेन क्लासेस में बड़े सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमने कंक्लूजन एस्टेब्लिश किया था। वो कंक्लूजन क्या था, मैं आपका ध्यान उस कंक्लूजन पर ले आता हूं। वो ये था, एट EOQ लेवल, EOQ लेवल पर एक सिचुएशन ऑब्जर्व करी जाती है और वो सिचुएशन क्या होती, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। ये सिचुएशन ऑब्जर्व करी जाती है ना, EOQ लेवल पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होता है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, गेट इट मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट कैसे पता करी जाती है, दिस इज एवरेज स्टॉक and it gets multiplied with storage and carrying cost per unit per annum. Okay, number of orders, अगर आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है U, जैसा मैंने बताया, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं एक बार में खरीदी गई क्वांटिटी से यानी EOQ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि साल भर में जो मटेरियल की परचेजिंग होती है उसके टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। एक ऑर्डर की कॉस्ट को हम लोग कहते हैं P। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करने का फार्मूला वैसे तो होता है मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अगर मिनिमम स्टॉक को 0 मान लिया जाए और यह सोचा जाए कि जो क्वांटिटी आप एक बार में परचेज करते हैं वही आपकी मैक्सिमम लेवल की क्वांटिटी, जिसको कि आप EOQ भी कह सकते हैं, तो EOQ गेट्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द एवरेज स्टॉक। एंड फाइनली स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको आप S कह सकते हैं। EOQ जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो EOQ पावर 2 हो गया, बाकी सब दूसरी तरफ चला गया, 2UP डिवाइडेड बाय S। और अगर आप एक तरफ से पावर 2 हटाना चाहें तो EOQ किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2UP डिवाइडेड बाय S। मैं फिर कहूंगा, U का मतलब है एनुअल यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल, P स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर ऑर्डर एंड S स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके जी, सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सब रिवाइज किया जा रहा है जी। तो फार्मूला हो गया और डेरिवेशन हो गया। आपको ध्यान होगा कि EOQ में हम लोगों ने उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी जोर दिया था। हालांकि एग्जाम में ग्राफ आपसे पूछा जाए इसकी उम्मीद तो खैर मुझे भी नहीं है, लेकिन आइए फिर भी इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप जानते ही हैं कि जो एक्स एक्सिस है उस पे तो ऑर्डर साइज का रिप्रेजेंटेशन होता है और जो वाई एक्सिस है उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट यानी स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम भी मिलता है, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। ओके, सिस्टम क्या है, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट।
देखो, अगर आप एक बार में थोड़ी सी क्वांटिटी परचेज करोगे, ऑर्डर साइज थोड़ा सा होगा, तो आप छोटे वेयरहाउस से ही काम चला लोगे साहब, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए छोटा ही वेयरहाउस चाहिए, और छोटे वेयरहाउस को मेंटेन करने की कॉस्ट फिर कम ही होती है। पर जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपको बड़ा स्टोर चाहिए, बड़ा वेयरहाउस चाहिए रॉ मटेरियल को संभाल के रखने के लिए। तो ज्यादा रेंट, ज्यादा डेप्रीसिएशन, ज्यादा सैलरी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ऑर्डर साइज के बढ़ने से स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट का इंपैक्ट भी बढ़ता है। ठीक बात है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए, अगर आप एक बार में थोड़ी क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको क्वांटिटी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा बार मार्केट जाना पड़ेगा, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बड़ा ह्यूज अमाउंट हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ टाइम्स डिक्रीज होता जाता है, तो ऑर्डर साइज के बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट में गिरावट होती है। हम क्या देख रहे हैं कि एक कॉस्ट बढ़ती है और दूसरी कॉस्ट घटती। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें इन दोनों का जो टोटल है वो मिनिमम लेवल पर आता है, और वो बड़े आराम से कैसे इंडिकेट किया जाता है, इस तरीके से ये इसके टोटल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो टोटल है, यहां पे जाके ऑप्टिमम लेवल की सिचुएशन ऑब्टेन होती है, जिसको हम EOQ के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी और सिचुएशन में जाएंगे ना, तो हमको टोटल कॉस्ट ज्यादा ही नजर आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं इस सिचुएशन पे जाता हूं तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी नजर आती है यहां से लेके यहां तक, और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इतनी नजर आती है यहां से लेके यहां तक। तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार काउंट हो जाएगा, और ये हिस्सा उड़ के यहां पे चला जाएगा, तो टोटल कॉस्ट का लेवल फिर यहां तक चला जाता है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा इधर सोचता हूं, तो ये वाली कॉस्ट है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, पर ये वाली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट होता है, इसलिए ऐड करते हुए ये इसके ऊपर यहां तक चला जाएगा, टोटल कॉस्ट का लेवल यहां तक चला जाएगा। हमको आइडियल सिचुएशन वो चाहिए कि जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमम लेवल पर आना चाहिए। एक बात और, EOQ लेवल पर जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है उतनी स्टोरेज कॉस्ट होती है, दोनों का टोटल दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए जब मैं पिछली स्लाइड पर जब मैं EOQ के फार्मूले को डिराइव कर रहा था, तो मैंने आपको क्या कहा था कि EOQ में क्या होगा कि ऑर्डरिंग और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। वो इज इक्वल टू का जो साइन है ना, वो हमारी बहुत बड़ी मदद करता है EOQ के फार्मूले को डिराइव करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एकदम परफेक्ट है ना। अच्छा, अब EOQ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आता है। जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैंडल करते हैं तो आप ये पाते हैं कि EOQ लेवल पर जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया जाए, वहां तक तो पोजीशन ठीक रहती है, पर कई बार इन दोनों के टोटल को इकट्ठे एक शॉर्टकट फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। और वो शॉर्टकट फार्मूला क्या है? वेल, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 UPS। मैं आपको बताना चाहूंगा ये शॉर्टकट फार्मूला कैसे डेवलप होता है। बहुत आसान है। देखिए, पहले आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे पता चलते हैं? जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है आप उसको डिवाइड कर दे EOQ से, इससे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चलेंगे। टू गेट इट मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज P प्लस। नाउ स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करने का सिस्टम है EOQ डिवाइडेड बाय 2। वैसे फार्मूला होता है मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक को 0 माना जाता है और EOQ आपका मैक्सिमम स्टॉक हो गया, क्योंकि आप एक बार में जो क्वांटिटी खरीदेंगे वही आपके स्टोर में मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। देन गेट इट मल्टीप्लाइड विद स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कुल मिलाकर सिचुएशन ऐसे हो जाती। अच्छा, जब आप इसको आगे बढ़ाते EOQ और 2, इसका जब एलसीएम लिया जाए, दिस इज 2 टाइम्स EOQ। ओके, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 टाइम्स U मल्टीप्लाइड विद P प्लस EOQ उधर जाता है। वेल, दिस इज
EOQ power 2 and get it multiplied with S. Okay. Now 2 multiplied with U multiplied with P plus. अब देखिए EOQ पावर 2 है, EOQ का जो खुद का फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2UP बाय S. ओके, अब पावर 2 है तो स्क्वायर रूट हटा दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2UP डिवाइडेड बाय S, और फर्दर S से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, और ये S और S कैंसिल भी हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स EOQ. अब देखिए यहां पर भी 2UP है, यहां पर भी 2UP, S तो कट गया, इफेक्टिवली ऊपर रह गया 4 टाइम्स UP, 4 टाइम्स UP डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स EOQ. परफेक्ट है, 4 और 2 आपने कैंसिल करा, 2 टाइम्स UP डिवाइडेड बाय EOQ, और EOQ के बदले लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2UP डिवाइडेड बाय S. ठीक है, नाउ 2 टाइम्स UP डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स UP. ये जो स्क्वायर रूट ऑफ S है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये उड़कर न्यूमरेटर में चला जाएगा. नाउ 2UP डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2UP, अल्टीमेटली ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2UP, गेट इट मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ S. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2UPS, दैट इज राइट हैंड साइड. अच्छा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं दो तरीके के होंगे. एक कि जिसमें परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें पक्का ये शॉर्टकट फार्मूला बड़े आराम से काम करता है. पर कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस आपके सामने आते हैं. कौन से डिस्काउंटेड प्राइसेस? वेल, अगर आप एक एक ऑर्डर में हैवी परचेजेस करें तो उसमें बड़े सारे प्राइसेस हो सकते हैं. क्वेश्चन आपको ये कह सकता है ये वाला प्राइस तब एप्लीकेबल है, वो वाला प्राइस तब एप्लीकेबल है. आपको ध्यान होगा EOQ में हमने लास्ट में ऐसी सिचुएशन को भी उठाया था जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड के क्वेश्चंस आते थे, जिसमें बेसिकली शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगता था, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते थे जिससे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को लीस्ट लेवल पर लाया जा सके. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. ओके, फिर हम क्या करते थे कि पॉसिबली परचेज के जितने भी ऑप्शंस हो सकते थे वो सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करते थे. उन ऑप्शंस में हम ध्यान रखते थे कि हर स्लैब में कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए. मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड को ऐसे रिवीजन के तौर पे फटाफट बताना बहुत मुश्किल काम है. मैं ये चाहूंगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड को आप अपनी मेन क्लास में दोबारा से देखिएगा. वो सिर्फ लिखकर ही समझ में आती है, वैसे रिवाइज करेंगे आपको सीधे तौर पे समझ में नहीं आएगी. हमने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको रिवाइज करा कर दिया है उसमें लगता है शॉर्टकट फार्मूला, और वो तब एप्लीकेबल होता है जब परचेज प्राइस फिक्स्ड होता है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर इतनी सारी बातें करने के बाद बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट की तरफ. नेक्स्ट कंसेप्ट, इनपुट आउटपुट रेशो, IO रेशो. फार्मूला भी कितना सिंपल सा है. वेल, इनपुट कंज्यूम डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑब्टेन्ड, और परसेंटेज में जानना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए किसी क्वेश्चन ने आपको यह कहा कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ऐसा है कि उसमें इनपुट कंज्यूम किया गया 600 kgs, लेकिन जो आउटपुट बनकर आया वो था सिर्फ 500 kgs. तो जब आप इनपुट को आउटपुट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल गया 120%. 120% का मैं क्या मतलब निकालूं? बात को सोचने का एक तरीका कि इनपुट है, आउटपुट का 120%. बात को सोचने का दूसरा तरीका, 120% में से 100% माइनस करिए मेरे भाई, बाकी आ गया 20%. तो आपके बिजनेस में 20% का होता है मैन्युफैक्चरिंग लॉस. जितना आप आउटपुट बनाते हैं ना उसका 20% का मैन्युफैक्चरिंग लॉस होता है आपका. तो अगर यही ऑर्गेनाइजेशन आपको यह कहती कि हमारा IO रेशो है 120% से ज्यादा,
150%, 180%, तो आप कहते हैं कि अरे सर सिचुएशन तो बहुत खराब है। तो अगर हाई आईओ रेशो होगा तो इसका मतलब वो बैड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। बैड सिचुएशन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग लॉस बहुत ज्यादा है, हाई मैन्युफैक्चरिंग लॉस, हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लॉस। भाई मैन्युफैक्चरिंग लॉस कौन पसंद करेगा? हम क्यों चाहेंगे कि भला ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लॉस हो? बिल्कुल नहीं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईओ रेशो ज्यादा है तो ये टाइम है इस बात का कि आप प्रोडक्शन मैनेजर से सवाल करें, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर। भाई मैन्युफैक्चरिंग की सारी जिम्मेदारी तो इन्हीं भाई साहब की है ना। अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है या फिर काम सही नहीं करा, अप टू द मार्क नहीं करा, तो जवाब तो यही भाई साहब देंगे। आखिरकार ऐसा क्यों है? आखिरकार आईओ रेशो इतनी ज्यादा क्यों है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही आईओ रेशो कम है, जैसे 120% का एग्जाम्पल मैं ले रहा था, मान लीजिए खाली 110%, यानी सिर्फ 10% का मैन्युफैक्चरिंग लॉस वाजिबा। लेट अस अज्यूम ओनली 102%, सिर्फ 2% का मैन्युफैक्चरिंग लॉस। अगेन लेट अस अज्यूम 100%, नो मैन्युफैक्चरिंग लॉस। तो अगर लो आईओ रेशो है तो सिचुएशन बहुत बढ़िया है, गुड सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन। एंड इट्स टाइम टू गिव रिवॉर्ड। शाबाशी देने का टाइम आ गया भाई, रिवॉर्ड टू प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक बात है ना? लॉस जितना कम हो भैया सिचुएशन उतनी बढ़िया। स्टैंडर्ड आईओ रेशो, ओके, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड आईओ रेशो है 120%, इसका मतलब हमारे बिजनेस में इतना आईओ रेशो चलता है, हमारी इंडस्ट्री में इतना लॉस चलता है। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी कंपनी के आईओ रेशो को अपने कॉम्पिटिटर से यानी स्टैंडर्ड आईओ रेशो से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड आईओ रेशो जब गिवन होता है तो उससे आपको क्या फायदा होता है? आप कंपैरिजन के प्रोसीजर में अपने आप को ले जा पाते हो। जब कंपैरिजन करोगे तो दो ही तरीके के कंक्लूजन निकल कर आएंगे। एक, भाई हम दूसरे के मुकाबले ज्यादा बेहतर है या खराब स्थिति में हैं। अगर खराब स्थिति में होंगे तो फिर हम लोग फ्यूचर करेक्टिव एक्शन के मोड में जाएंगे। दूसरों के मामले में अगर सिचुएशन हमारी खराब है तो हम सिचुएशन को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? यस। और अगर दूसरे के कंपैरिजन में सिचुएशन पहले बहुत अच्छी है तो अब ये थोड़ी इसका मतलब हुआ कि चलो सिचुएशन खराब कर लेते। ना 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 ना, फिर सिचुएशन और ज्यादा कैसे इंप्रूव करी जा सकती है, मैनेजमेंट को इन लाइंस पर भी सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट था, इनपुट आउटपुट रेशो वाजिबा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग लॉस। ओके, जब हम टर्म यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लॉस तो या तो ये इनपुट रिलेटेड हो सकता है या आउटपुट रिलेटेड। पहले आते इनपुट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉस पर। इसको फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है, वेस्टेज और स्क्रैप। जब हम टर्म यूज करते हैं वेस्टेज तो इसके लिए चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं। तो जैसे कि इसका नाम है मटेरियल वेस्ट हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल वेस्ट हुआ है या फिर वो श्रिंक हो गया। वेल, मटेरियल श्रिंक हो गया ये नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बाकी जगह कहा जाता है जी मटेरियल वेस्ट हो गया। असल में ये वेस्टेड मटेरियल नजर ही नहीं आता, बड़ी जगह तो ये मटेरियल उड़ जाता है। आप पेट्रोल कंपनी से पूछिए, कहते जी मटेरियल उड़ गया साहब, पेट्रोल उड़ गया, दिख ही नहीं रहा, ये है ही नहीं।
कहते जी खरीदा तो था 1000 किलो, आप अभी नाप के देख लीजिए आपको सिर्फ 900 किलो ही मिलेगा, 100 किलो उड़ गया, पता नहीं कहां चला गया, वेस्ट हो गया, श्रिंक हो गया। अच्छा, चूंकि ये दिखता ही नहीं है तो आप इसको बेच भी नहीं सकते, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये जो मटेरियल वेस्ट होता है इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा देखिए, मटेरियल वेस्ट हो गया, ये आपके बिजनेस में एक नॉर्मल फीचर भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ये एक एबनॉर्मल फीचर भी हो सकता है। नॉर्मल फीचर आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आपके बिजनेस की नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा ऑब्वियसली, और जो आपके बिजनेस की नेचर के हिसाब से परफेक्ट ना बैठता हो फिर भी लॉस हो जाए, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से हो जाए या आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से हो जाए, तो मैं कहूंगा वो जो मटेरियल वेस्ट हुआ है उसके पीछे एबनॉर्मल रीजंस रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जो मटेरियल का वेस्टेज या श्रिंकेज नॉर्मल रीजन से हुआ है, इसका मतलब उसका बर्डन जो है ना आप अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपके बिजनेस में जो भी ऐसा लॉस हुआ है जो नॉर्मली होता ही है, आपका ये राइट बनता है कि आप उसका बर्डन अपने कस्टमर पे शिफ्ट करें। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने मटेरियल खरीदा 1000 kgs और परचेज प्राइस है ₹18, तो इफेक्टिवली आपकी परचेज प्राइस होगी टोटल ₹18,000, लेकिन 1000 kgs में से 100 kgs का मटेरियल वेस्ट हो गया, 100 किलोग्राम। इसका मतलब बाकी जो मटेरियल आपके पास बच गया, जो कि आप कस्टमर को बेच सकते हो या जो आप खुद कंज्यूम कर सकते हो, वो तो रह गया सिर्फ 900 kgs। तो जो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट 18,000 है, जब वो 900 kg से डिवाइड हो गया तो अप्रॉक्सीमेट फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी कॉस्ट है ₹20 पर kg, यानी कॉस्ट आपको इतनी पड़ गई। आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आपका परचेज प्राइस ₹18 है, आप ये कहिए इफेक्टिवली मटेरियल कॉस्ट आपको पड़ जाती है ₹20 पर kg। जब आप अपने कस्टमर से इसकी रिकवरी करें तो रिकवरी परचेज प्राइस 18 के रेट पर नहीं, रिकवरी रेट होनी चाहिए ₹20 पर kg के बेसिस पे, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में लॉस नॉर्मली होता है तो उसकी रिकवरी कस्टमर से ऑब्वियसली करी जा सकती है। लेकिन अगर यह लॉस हुआ है एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, तो आपको इसको सेल्फ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सेल्फ एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब हुआ भाई, कि ऑफ कोर्स आप कस्टमर से रिकवरी नहीं कर सकते। आप एक काम करें, जब आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो उसकी डेबिट साइड पर लिख दीजिएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट से जैसे ही आप इसको चार्ज करोगे तो आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। जब आप कहते हो मैं अपना प्रॉफिट कम करने को तैयार हूं, तो ये आपकी खुद की गलती है, एबनॉर्मल रीजंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आप कहते हो जी मेरे प्रॉफिट पर क्यों असर पड़े, मैं कस्टमर से इसकी रिकवरी करूंगा, ऐसा तब होगा जब ये लॉस नॉर्मल रीजन से होता हो। अच्छा, वेस्टेज में क्या है कि कोई वैल्यू नहीं होती, पर मान लीजिए कोई रियलाइजेबल वैल्यू है, थोड़ी रियलाइजेबल वैल्यू है। अच्छा, अगर थोड़ी रियलाइजेबल वैल्यू है इसका मतलब वो हो गया स्क्रैप, और ये वो मटेरियल है जो गायब नहीं हो जाना चाहिए, ये दिखना तो चाहिए कम से कम। अगर आप किसी चीज को बेचो तो कम से कम वो दिखना तो चाहिए। जैसे मैं श्रिंक होने का एग्जांपल दे रहा था, अगर श्रिंक हो गया तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल है जो खराब हुआ है लेकिन वो देखा जा सकता है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में वो लेफ्ट ओवर के तौर पर माना जाता है। लेफ्ट ओवर टर्म क्या हुआ भला, अरे भाई जो रेजिड्यू होता है ना, मेरा मतलब है रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है आपके पास। अच्छा, जो भी लेफ्ट ओवर है, जो भी बचा हुआ सामान है, जो किसी काम का नहीं है, वैसे किसी काम का नहीं है, पर उसको रद्दी के दाम बेच दिया जाता है। बेचकर कुछ अमाउंट रियलाइज हो जाता है, कुछ अमाउंट रियलाइज हो जाता है।
some amount is realized. अच्छा, यहां पर भी मैं फिर वही बात कहूंगा कि इसके पीछे भी ऑफ कोर्स नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों रीजन हो सकते हैं, विदाउट एनी डाउट। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों रीजन हो सकते हैं। अगर तो नॉर्मल रीजन रिस्पॉन्सिबल हो तो आप इसकी रिकवरी पक्का कस्टमर से करेंगे। आप ये सोचेंगे, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को ले आऊं जिसमें 100 केजीज का नॉर्मल लॉस हुआ, हमने 1-1 किलोग्राम पर, वैसे तो हमारी परचेज कॉस्ट है ₹18, लेकिन मान लीजिए ये जो लॉस हुआ है इसको हम लोग बेचकर कुछ रुपए रियलाइज कर सकते, तो जो भी अमाउंट हम रियलाइज कर सकते हैं उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, बैलेंस हमारा नेट लॉस हो जाएगा। वो जो बैलेंस नेट लॉस है उसका बर्डन हम रिमेनिंग कस्टमर से एब्जॉर्ब करवाना चाहेंगे। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि अगर तो लॉस के पीछे रीजन है नॉर्मल, तो इसका बर्डन आप कस्टमर पे शिफ्ट करें। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि एबनॉर्मल रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको इसको सेल्फ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एक बात तो कंफर्म्ड है, नॉर्मल है तो कस्टमर पर इसका एब्जॉर्प्शन जाएगा, एबनॉर्मल है तो आप सेल्फ एब्जॉर्ब इसको करेंगे। तो मेरे हिसाब से वेस्टेज और स्क्रैप की पोजीशन आपको समझ में आ रही है। पर बड़ी बात यह है कि ये दोनों के दोनों लॉसेस इनपुट से रिलेटेड होते हैं, पर जब हम कहते हैं कि लॉसेस आउटपुट से रिलेटेड है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो दो लॉसेस आउटपुट से रिलेटेड हैं वो या तो स्पॉइलेज की फॉर्म में होते हैं या फिर वो होते हैं डिफेक्टिव की फॉर्म में। आइए जरा इनके बारे में अब बात करते हैं। देखो, जब मैं कहता हूं आउटपुट मेरा ठीक नहीं बना, जब मैं कहता हूं आउटपुट मेरा ठीक नहीं बना, तो या तो वो स्पॉइलेज है या डिफेक्टिव है। लेकिन अगर वो जो आउटपुट ठीक नहीं बना है, अगर वो रीजनेबल कॉस्ट में ठीक किया जा सकता है, अगर वो रीजनेबल कॉस्ट में ठीक किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं डिफेक्टिव। मैं फिर से कह रहा हूं, आउटपुट इज नॉट परफेक्ट, आउटपुट इज नॉट परफेक्ट, but it can be rectified. It can be rectified by spending reasonable cost. स्पॉइलेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फिर से, आउटपुट इज नॉट परफेक्ट। आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, आउटपुट इज नॉट परफेक्ट एंड इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड by spending reasonable cost. वेल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको मेन क्लासेस में जब देता था, हमने एक एक थ्योरी के नोट को आप जानते हैं क्लास में लिखवा कर दे रखा है, तो मैं आपको कहता था देखो हम ये जो आपको बुक्स प्रोवाइड करा कर देते, कई बार बुक्स में 2-3 पेजेस उल्टे पुल्टे लगे होते हैं या नहीं होते हैं, तो कोई स्टूडेंट जब हमको शिकायत करता है सर इसमें तो 2 पेज नहीं है, 4 पेज नहीं है, तो फिर हम क्या कहते थे कि चलो कोई नहीं यार, ये जो 2-4 पेजेस है हम ये फोटो सेट कराकर आपको दे देते, आप बीच में चिपका लो और क्या। इसका मतलब रीजनेबल कॉस्ट में हम डिफेक्ट को ठीक कर देते, और 2-4 पेज फोटो सेट कराने में हमारा भी कितना रुपया खर्च हो जाएगा भाई। पर कोई स्टूडेंट अगर ये कहे कि सर ये बुक आपने दी है इसमें तो 100 पेजेस खराब लगे हुए हैं, लो बताओ 100 पेजेस खराब लगे हुए हैं, अगर हमने इसको ठीक करने की कोशिश करी, हमने कहा हम 100 पेजेस फोटोसेट करा कर दे देते हैं, उसकी हमारी कॉस्ट ज्यादा है। हम ऐसी खराब किताब को ठीक नहीं करना चाहेंगे, हम कहेंगे पुरानी लौटाओ, नहीं लो, अब ये ठीक नहीं हो सकती,
या ठीक करने के चक्कर में कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी कंटेक्स्ट में हम लोग स्पॉइलेज और डिफेक्टिव की सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, जो स्पॉइलेज है और डिफेक्टिव हैं, दोनों में फिर ये सवाल उठकर आते हैं कि ऑब्वियसली ये नॉर्मल भी हो सकते हैं और ये एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। एकदम सही बात है। फिर उसके बाद आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगर ये नॉर्मल है तो जो भी इस कंटेक्स्ट में लॉस हुआ है इसकी रिकवरी कस्टमर से हो जानी चाहिए। आप ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि इसकी रिकवरी कस्टमर से हो जाए। मैं वो सिस्टम आपको अभी नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि रिविजरी क्लास में हमारे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है। आप थ्योरी का नोट जो मेन क्लास में मैंने आपको लिखवाया था उसमें जाइए। उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज है या जो डिफेक्ट के केस का नॉर्मल रीजन का केस है वो कस्टमर से रिकवर कैसे किया जाता है। और इस बात को भी आप इंश्योर करेंगे कि अगर ये सारे लॉसेस एबनॉर्मल रीजन से हुए हैं तो अपने कस्टमर पर आप इसकी रिकवरी बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप इसको सेल्फ एब्जॉर्ब करेंगे। मेरा मतलब है आप कॉस्टिंग P&L अकाउंट में इसको चार्ज करेंगे। जो मेन क्लासेस के थ्योरी के नोट है उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट नंबर 4 जो कि मैन्युफैक्चरिंग लॉस के कंटेक्स्ट में था। वेरी गुड जी, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद जो अगला कंसेप्ट है जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है वो है वेरियस स्टॉक लेवल्स। इसमें बड़े सारे कंसेप्ट हैं और जिस कंसेप्ट से शुरुआत होती है वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल बेसिकली कहते किसको? देखो, ऐसा है कि जब ऑर्डर प्लेस करते हो, सप्लायर को कहते हो कि मुझे इतनी क्वांटिटी आपसे परचेज करनी है, वो जो क्वांटिटी आप आइडियल लेवल पर परचेज करना चाहते हो तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और कई जगह उसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। बट इफेक्टिवली वो एक ऑर्डर साइज है। लेकिन यहां पर टर्म हमारे पास है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेल, मीनिंग तो इसका बड़ा सिंपल है, दैट इज क्वांटिटी ऑलरेडी इन हैंड, quantity already in hand at the time of placing new order, at the time of placing new order. ओके, आप इसको यूं सोचिए कि मेरे पास पहले से स्टोर में अगर 5000 किलोग्राम पड़े हुए हैं और उसी समय मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया। मैंने नए ऑर्डर में सप्लायर को कहा कि मैं आपसे 10,000 किलोग्राम खरीदना चाहता हूं। वेल, ये जो आप उससे अब खरीदना चाहते हैं, अब जो आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन जो आपके पास पहले से आपके पास पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग न्यू ऑर्डर, दिस इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल की कितनी सिंपल डेफिनेशन है? क्वांटिटी ऑलरेडी इन हैंड at the time of placing new order। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेल, इसे कैलकुलेट करने के हमारे पास दो बड़े सीधे साधे फार्मूले। पहला वाला फार्मूला क्या है? वेल, दिस इज सेफ्टी स्टॉक प्लस। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? देखो, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये वो स्टॉक है जो क्वांटिटी आपके पास है ताकि आप अपने आप को सेफ महसूस करा सके, सुरक्षित आप महसूस करना चाहते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेफ्टी स्टॉक कंज्यूम नहीं होता, लेकिन जब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस आ जाएं, इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, तो ही आप इसको कंज्यूम करते। अच्छा, ऐड क्या करना है? सेफ्टी स्टॉक प्लस दिस इज average requirement during lead time। भाई, अगर हम सप्लायर को अभी कहेंगे कि हमें आपसे सामान चाहिए और सप्लायर कहेगा कि मैं आपको चलिए ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते में सामान पहुंचा दूंगा, तो वो तो हो गया एवरेज लीड टाइम। उस एवरेज लीड टाइम में हमारी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की कितनी रिक्वायरमेंट है
अच्छा, हम इसमें सेफ्टी स्टॉक क्यों ऐड करते हैं? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है कि सप्लायर जो है ना, हो सकता है कि सामान पहुंचाने में कुछ दिनों की देरी कर दे, क्योंकि है तो एवरेज लीड टाइम, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खास दिनों में आपकी जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है वो एवरेज से ज्यादा हो जाए। तो इनफैक्ट आपको दो बातों से डर लगता है, इसलिए आप सेफ्टी स्टॉक की शरण में जाते हैं। कौन सी दो बातें से आपको डर लगता है? पहली बात, कहीं सप्लायर एवरेज लीड टाइम से ज्यादा टाइम ना ले ले, और दूसरी बात, कहीं किसी दिन आपकी रिक्वायरमेंट एवरेज से ज्यादा ना हो जाए तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए जो क्वांटिटी आप पहले से अपने पास होल्ड करके रखते हैं वो आपकी दो रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। पहली रिक्वायरमेंट लीड टाइम की रिक्वायरमेंट, दूसरा सेफ्टी स्टॉक। अब ये सेफ्टी स्टॉक कैसे डिसाइड होता है? ऑफ कोर्स ये भी अपने आप में एक टेक्निकल स्टडी है। आपको ध्यान होगा मेन क्लास में हम लोग सेफ्टी स्टॉक के डिसाइड करने के पैरामीटर को डिस्कस करते थे। खास तौर पे जब हम स्टॉक आउट कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ते थे तो उसमें ये टर्म आता था, स्टॉक आउट कॉस्ट। याद है आप लोगों को? मैं दोबारा से आपको बताता हूं। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब यह है कि भाई देखो, ऐसा कई बार होता है कि कोई सामान किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता, किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होता, और उसी पर्टिकुलर टाइम पर जब कस्टमर आता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो हमें उसको मना करना पड़ता है। मना करने से जो पॉसिबल प्रॉफिट हो सकता था वो हमारे हाथ से निकल जाता है। आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं, यानी जो प्रॉफिट पॉसिबली अर्न किया जा सकता था, जैसे उसका सेक्रीफाइस होता है, इसलिए उसको एक नाम दिया जाता है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक नहीं है यानी आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए प्रॉफिट हाथ से निकल गया। स्टॉक आउट कॉस्ट के क्वेश्चंस को रिकॉल करिए, उसमें हम लोग सेफ्टी स्टॉक कैसे पता किया जाता है आइडियल लेवल पर, उसके अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मेन क्लासेस में हम कर चुके हैं। मैं इस कंसेप्ट पर वापस आता हूं। सेफ्टी स्टॉक जो है पता करने का अपना एक पैरामीटर है, ठीक है, लेकिन बेसिकली आप सेफ्टी स्टॉक यूज थोड़ी करना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि सेफ्टी स्टॉक यूज ना हो, इसीलिए जो आपका एवरेज लीड टाइम है उसमें आपकी एवरेज की जो रिक्वायरमेंट है आपको उतनी क्वांटिटी स्टोर में रखनी ही पड़ती है। अच्छा, इसका जो दूसरा वाला फार्मूला है ना, वो दूसरा वाला फार्मूला क्या कहता है? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग मैक्सिमम लीड टाइम। अगर फार्मूले की सेंस में कहा जाए इसको क्या कहा जा सकता है? वेल, दिस इज मैक्सिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड विद मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, पर बेसिक आइडिया यह है कि जी अगर आपको सेफ्टी स्टॉक से छुट्टी चाहिए, आप कोई सेफ्टी स्टॉक रखना नहीं चाहते, तो आप सेकंड फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचें कि सप्लायर मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, मैक्सिमम लीड टाइम, और जो सप्लायर पॉसिबल मैक्सिमम टाइम ले सकता है उसमें आपकी मैक्सिमम यूसेज की रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है। जब आप सारी बातों को मैक्सिमम लेवल पर ले जाकर सोचोगे तो मेरे प्यारे बच्चों फिर सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट कहां रही? सेफ्टी स्टॉक की आवश्यकता तो फिर है ही नहीं। सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती तब है जब आप एवरेज सिचुएशन में अपने आप को फंसाने की कोशिश करते हो और एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उस सेफ्टी स्टॉक के यूसेज की रिक्वायरमेंट निकल कर आती। कुल मिलाकर ये दो फार्मूले हो गए रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट के कंटेक्स्ट में। मैं आता हूं जी आगे। इसमें और भी कुछ फार्मूले जैसे मिनिमम स्टॉक या फिर सेफ्टी स्टॉक या इसको बफर स्टॉक भी कहते हैं। वेल, बफर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक के बारे में तो अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे। meant to be consumed only under abnormal or emergency circumstances, perfect। पर सबसे अच्छी बात है कि इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, अलग से कोई फार्मूला नहीं। मेरा मतलब है जो आपने
ये वाला फार्मूला पड़ा है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लीड टाइम। भाई यही है, इसी में से सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक का फार्मूला निकाल लीजिए। ये सेफ्टी स्टॉक है, ये एवरेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लीड टाइम अगर उधर चला जाए तो ऑटोमेटिकली फार्मूला बन जाएगा। दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप अपने पास क्वांटिटी ज्यादा होल्ड करते हो, जो आपकी एवरेज रिक्वायरमेंट है, जो एवरेज पैरामीटर पर डिसाइड होती है, जब भी आप उससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी होल्ड करोगे, वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होल्ड करने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस तंग करते हैं, आपको इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस तंग करते हैं और आप प्रोटेक्शन चाहते हो, और सेफ्टी स्टॉक वो सेफ गार्ड है जो आपको वो प्रोटेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देता है। सही है जी। मैक्सिमम स्टॉक, ओके, देखो भाई मिनिमम है तो मैक्सिमम भी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने स्कूटर का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उसमें कुछ मिनिमम पेट्रोल होना चाहिए तो मैक्सिमम की भी तो एक लिमिट है। आपके घर में पानी की टंकी है, जैसे उसमें अगर मिनिमम स्टोर होना चाहिए इतना पानी, तो फिर मैक्सिमम की भी एक लिमिट होती है। तो ये मैक्सिमम स्टॉक, वेयर हाउस में भी मैक्सिमम क्वांटिटी स्टोर कितनी करी जा सकती है, इसके पैरामीटर डिसाइड होते हैं। मैक्सिमम स्टॉक कैलकुलेट करने का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। वेल दिस इज रीऑर्डर लेवल, यानी जो क्वांटिटी आपके पास पहले से थी उसमें आपको ऐड कर देना चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी अभी आपने सप्लायर से खरीदी है, वेल आप इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। एक बार फिर से, जो रीऑर्डर लेवल है, जो क्वांटिटी आपके पास पहले से है, आप उसमें ऐड करें जो क्वांटिटी अब आपने खरीदी, फिर आप इसमें से डिडक्ट कर दीजिएगा मिनिमम यूसेज ड्यूरिंग मिनिमम लीड टाइम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मिनिमम यूसेज डिडक्ट करोगे तो ही तो आपको मैक्सिमम स्टॉक पता चलेगा। कैसे, सुनो एक बार फिर से। रीऑर्डर लेवल यानी कितनी क्वांटिटी आपके पास पहले से पड़ी है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, आपने कितनी क्वांटिटी और मंगाई। आपको वैसे तो ये लगेगा कि सर इन दोनों को ऐड करो, कहानी खत्म। कितना सामान पहले से कितना और मंगाया, कहानी खत्म। लेकिन भैया जब तक मंगाया हुआ सामान आएगा तब तक पहले पड़ा हुआ सामान उतना थोड़ी रहेगा। जब तक मंगाया हुआ सामान आएगा तब तक पहले से पड़ा हुआ सामान उतना थोड़ी रहेगा, उसमें से कुछ तो कंज्यूम हो जाएगा। अगर सप्लायर बहुत जल्दी भी सामान पहुंचा दे, जिसको कहते हैं मिनिमम लीड टाइम, उस मिनिमम लीड टाइम में आपकी कंजम्पशन मिनिमम लेवल पर भी क्यों ना हो, तो भी कुछ ऐसा कंजम्पशन है जो किसी कीमत पे रुक नहीं सकता। तो वो मिनिमम कंजम्पशन तो अनअवॉइडेबल है, जो इन एनी केस होकर रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए, जो सामान पहले से पड़ा है प्लस और कितना सामान मंगाया गया, माइनस कितने सामान का यूसेज नहीं रोका जा सकता किसी भी सिचुएशन में, फिर जो स्टॉक क्वांटिटी का आंसर आपके पास आएगा, आप उसे कह सकते हैं मैक्सिमम स्टॉक विच कैन बी मेंटेन्ड। परफेक्ट है जी, वेरी गुड। दो और हैं, एक एवरेज स्टॉक और दूसरा है डेंजर लेवल।
एवरेज स्टॉक तो सारे जानते हैं जी भाई। जो मिनिमम स्टॉक आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है और जो मैक्सिमम स्टॉक का कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो भैया वो फिर एवरेज स्टॉक आया कि नहीं आया, ये तो सारे जानते हैं। जिसने अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा वो भी जानता है, मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। पर एक दूसरा वाला फार्मूला भी है, और मैं ये बता दूं कि हमारे यहां 2 अलग अलग फार्मूले अगर पढ़ाए भी जाते हैं तो उनसे आंसर सेम नहीं आता। आंसर सेम आने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने रीऑर्डर लेवल के भी आपको 2 फार्मूले बताए, उससे भी आंसर सेम नहीं आता। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये तो अप्रोचेस हैं, ये तो लोगों के ओपिनियन हैं, और ओपिनियन डिफरेंट होते ही हैं, उसमें डिफरेंसेस होते ही हैं। क्या दूसरा वाला फार्मूला जो है वो आप ध्यान रखेंगे, दिस इज मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या लिखा जी आपने, रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी आप एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं। मिनिमम स्टॉक तो खैर आपके पास हमेशा ही पड़े रहता है, लेकिन जो आप एक बार में क्वांटिटी खरीदते हैं वो क्वांटिटी फ्लक्चुएट करती है। जब आप एक बार में परचेज करते हैं तो मैक्सिमम लेवल पर चली जाती है, कंज्यूम करते हैं तो वो 0 पर चली जाएगी। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो उसका एवरेज लेवल कितना मेंटेन होता है ये जानकारी अपने को पता चल जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, डेंजर लेवल जो आखिरी लेवल है वो ये बताता है कि कभी कभार आपके स्टोर में मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी लो हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि आपको इमरजेंसी परचेजेस का स्टेप लेना पड़ता है। जैसे मैं इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है जनरेटर का एग्जांपल, और जनरेटर को चलाने के लिए चाहिए डीजल वाजिब। ऐसा कई बार होता है कि अगर ये देखा जाए कि जो जनरेटर चल रहा है इसमें जो डीजल पहले से डला हुआ है वो कब तक जनरेटर को चलाता रहेगा। मान लीजिए ये डिसीजन निकल कर आया कि भाई ये तो जो है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चलेगा जनरेटर। हम लोग चिंता में आ गए, अरे भैया सिर्फ 2 घंटे का डीजल बचा है, और अगर हम मान लीजिए नजदीकी पेट्रोल पंप या जहां पर भी डीजल मिलता है वहां पर जाए भाग कर लेकर आए तो हमें थोड़ा तो टाइम चाहिए। मान लीजिए उतने ही टाइम का डीजल आपके पास अवेलेबल है, तो ये है आपका डेंजर लेवल। इसका मतलब दुनिया के सारे काम छोड़िए, इस समय सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि परचेजिंग की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया जाए। इसे नाम भी बड़ा सोच समझ कर डाला गया है, डेंजर लेवल। इसका मतलब अगर आपने अब परचेजिंग नहीं करी, अब यह प्रोडक्शन रुक कर रहेगा। नेसेसरी स्टेप्स ऑफ परचेजिंग मस्ट बी इनिशिएटेड एज ऑफ नाउ, अदरवाइज द प्रोडक्शन विल गेट स्टॉप्ड। ओके, इसका फार्मूला है emergency purchase period multiplied with average usage rate। भाई कभी कभार आपने भी अपने स्कूटर मोटरसाइकिल में ऑब्जर्व किया कि पेट्रोल बस इतना सा बचा है कि ये सिर्फ नजदीकी पेट्रोल पंप तक ही पहुंच सकता है, तो वो होता है डेंजर लेवल। तो अगर आपने किसी को टाइम वाइम दे रखा है तो उसको फोन करके बोल दो कि भी पहले तो मैं पेट्रोल पंप जाऊंगा, फिर मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। इसको बोलते हैं डेंजर लेवल। चलो जी आगे बढ़ते। अगला कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड। इसमें एक तो है एबीसी क्लासिफिकेशन और दूसरा है वीईडी क्लासिफिकेशन। इसमें एबीसी क्लासिफिकेशन वैल्यू बेस्ड क्राइटेरियन पर एडॉप्टेड है, और जो वीईडी है वो रिक्वायरमेंट बेस्ड क्राइटेरियन पर एडॉप्टेड है। पहले आते हैं एबीसी पर।
तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू बेस्ड क्राइटेरियन पर अडॉप्टेड है। ये अप्रोच ये कहती है कि देखिए, एक तो होता है इन्वेंट्री की वैल्यू और दूसरा होता है इन्वेंट्री की क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी वजन। और हम कहते हैं या तो ए कैटेगरी इन्वेंट्री है, या बी कैटेगरी है, या सी कैटेगरी। ए कैटेगरी इन्वेस्टमेंट वो हो गया जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, जिसको आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड वे में डील करना है। इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है भाई, बड़ा महंगा सामान है, बंद तालों में संभाल के रखना है इसको। ऐसा माना गया है, हालांकि पक्के तौर पे नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन पे, कि जो ए कैटेगरी मटेरियल है उसमें टोटल वैल्यू का 70% इन्वेस्टेड होता, और जो बी कैटेगरी है उसमें टोटल वैल्यू का 20% और सी कैटेगरी में सिर्फ 10%। मैं फिर बता रहा हूं, आप इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत मानिएगा साहब कि बोल दिया तो बोल दिया, नहीं। इंडस्ट्री खुद तय करे, कहीं पर 70% ही तो खाली 60% होता होगा, और कहीं 70% तो 75% होता होगा। बात यह है कि यह मोस्ट वैल्यूएबल है। अच्छा, जहां तक वेट का सवाल है ना, वेट में सिचुएशन रिवर्स होती। ऐसा देखा गया है कि जो ए कैटेगरी आइटम है, भले उसकी वैल्यू 70% हो, पर क्वांटिटी ना उसकी खाली 10% ही होती है। महंगा सामान है पर ज्यादा वजन नहीं होता जी उसका। अच्छा, जो बी कैटेगरी आइटम है, वो चूंकि बी है तो उसका मतलब उसकी सिचुएशन हमेशा क्वांटिटी में भी 20% है और वैल्यू में भी 20% है। पर जो सी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट है ना, वो बेसिकली वजन ही वजन है, बस उसके अंदर 70% वेट ले जाता है वो, जबकि वैल्यू उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% ही होती है। ऐसा बड़ा सारा सामान है, ये सब स्टोर में रखा जाता है। इसको हो सकता है कि एक हफ्ते में खाली एक बार इसको साफ सफाई के प्रोसीजर में लाया जाता होगा। इसका कंट्रोल प्रोसीजर एकदम रिलैक्स्ड है, बिना किसी चिंता का। ए कैटेगरी की सबसे ज्यादा चिंता करी जाती, जैसे स्टूडेंट कहता है ना, ए कैटेगरी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और स्टूडेंट भी पढ़ाई करते समय इन ए कैटेगरी चैप्टर्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, इन्हीं का सबसे ज्यादा रिवीजन करता है। सी कैटेगरी का तो ऐसा है कि साहब ठीक है, बचे हुए टाइम में उसको भी डील कर लेंगे। अच्छा, जो वीडी है ना, ये रिक्वायरमेंट बेस्ड है, ये वैल्यू पर बेस्ड नहीं है जी। ये कहते हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल की वैल्यू ज्यादा नहीं होती पर जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं, उसमें आप जो पेन इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो महंगे से महंगा पेन भी जो स्टूडेंट इस्तेमाल करता है वो 50-100 रुपए की रेंज में ही आता है। सब महंगे से महंगा बता रहा हूं, वैसे तो 5-10 रुपए का भी बढ़िया पेन मिल जाता है। तो बताइए साहब, इसकी क्या कॉस्ट है? ये पेन आपका करियर बनाएगा साहब, आपको लाखों रुपए की कमाई करा कर देगा। और ये पेन जो है खुद 10 रुपए और 50 रुपए की रेंज में। तो बताइए, ये वैल्यूएबल है? यस। महंगा है? नो। तो जब आप ये सोचने लगते हो ना कि महंगे सस्ते को मारो गोली, जरूरत को देखो, वो भले ही सस्ता हो, जरूरी है तो जरूरी है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है उसे कहा जाता है वाइटल। वाइटल, मोस्ट वैल्यूएबल। और जब हम कहते हैं वैल्यूएबल तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट वैल्यूएबल है। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा भाई साहब, पेपर देने आप जाते हो, कैलकुलेटर लेके जाते हो ना, तो कैलकुलेटर क्या है साहब?
क्या कीमत है इसकी। लेकिन भाई साहब ये कैलकुलेटर आपको प्रैक्टिकल पेपर में ना कम से कम 20 और 25 नंबर का फर्क पैदा कर सकता है। अगर आप बिना कैलकुलेटर के गए तो पेपर तो आप अपेयर हो ही जाओगे साहब, पर आप सोचो प्रैक्टिकल पेपर में इस कैलकुलेटर की कितनी सिग्निफिकेंस है साहब। कैलकुलेटर है जो आपको आपका पेपर टाइम में करवा कर देगा। सस्ता है पर बहुत वैल्यूएबल है। भाई वाइटल के बाद आते हैं एसेंशियल। एसेंशियल यानी साहब इतने वैल्यूएबल तो नहीं है, इतने वैल्यूएबल तो नहीं है कि वाइटल जितने हो जाए, पर फिर भी होने चाहिए भाई साहब, फिर भी होने चाहिए। उसी तरीके से लास्ट में आ जाता है डिजायरेबल। डिजायरेबल यानी अगर आप इसको अपने वेयरहाउस में रखते हैं तो इससे ना आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आसान हो जाता है, वर्कर्स को थकान कम लगती है। इसका मतलब वाइटल और एसेंशियल मटेरियल को सपोर्ट करते हैं डिजायरेबल। भैया जब पेपर देने जाओ ना तो यार पानी की बोतल साथ में ले जाया करो, साफ पानी साहब वहां पर पीजिए साहब। और पेपर करते हुए बीच में अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे ना तो इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अब आप माने या ना माने साहब, पानी की भी एक सिग्निफिकेंस है। 3 घंटे लगातार लिखते रहने में आपको कहीं पर हो सकता है थकान महसूस हो, और आप थोड़ा पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ऊर्जा फिर से वापस आती। ये डिजायरेबल है भैया, मानिए मानिए, नहीं मानना मत मानिए। इसका मतलब जब हम वैल्यू को बेस बना के मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन एबीसी में जाता है, लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट को बेस बनाते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल में चला जाता है। बाकी इसके पूरे थ्योरी के नोट्स आपने देखने हो तो ऑफ कोर्स मेन क्लासेस में सारे थ्योरी के नोट्स मैंने आपको लिखवा कर दिए हुए जी। चलिए रिवीजन में अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट कंसेप्ट है बैक ऑर्डर कॉस्ट। ओके, बैक ऑर्डर कॉस्ट। पहला पॉइंट कि बैक ऑर्डर कॉस्ट किसे कहते हैं। देखिए ऐसा कई बार होता है कि आपके पास कस्टमर से ऑर्डर तो आ जाता है लेकिन आप उस ऑर्डर को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं फुलफिल कर पाते? क्योंकि आपके पास उतनी क्वांटिटी है ही नहीं। अच्छा, यहां पर अगर कस्टमर कहना कि चलो ठीक है, जितनी क्वांटिटी आपने देनी थी हमने ले ली, बाकी के लिए ऑर्डर कैंसिल करो, नहीं, यही तो कैच है असल में। कस्टमर कहता है कि मैं इंतजार करने को तैयार हूं। अब आप कहते हो ठीक है जी, आप इंतजार करने को तैयार हो तो बाकी क्वांटिटी अब हमको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं बैक ऑर्डर सिचुएशन। यानी ऑर्डर ज्यादा क्वांटिटी का है, उतनी क्वांटिटी है नहीं, जितनी क्वांटिटी है हमने कस्टमर को दे दी, बाकी क्वांटिटी अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे और कस्टमर उसका इंतजार करेगा। अच्छा, बाकी क्वांटिटी को जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसको हम लोग कहते हैं बैक ऑर्डर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर फॉर कंप्लीटिंग द अनफुलफिल्ड ऑर्डर। अच्छा, बैक ऑर्डर सिचुएशन ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सुनने में भला क्यों अच्छा लगेगा? अरे अगर ऑर्डर पहले से आ जाए और हम कस्टमर की डिमांड ही पूरी ना कर पाए तो सुनने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये हर बार फेवरेबल हो ये जरूरी नहीं है। क्लास में मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए साहब एक हलवाई के पास गए, आपने हलवाई को कहा कि भी मुझे आपसे 10 समोसे खरीदने। कितने? 10। वो कहता है जी 8 पड़े हुए हैं, 8 ले जाइए। आपने कहा नहीं मैं तो 10 लूंगा, बाकी बच गए 2 समोसे। तो हमने हलवाई को कहा कि चलो भैया शुरू हो जाओ, कढ़ाई को फिर गर्म करो, अब मेरे लिए स्पेशली 2 समोसे और बनाओ। अब वो हलवाई सर पकड़ लेगा, लो बताओ, सिर्फ 2 समोसे और बनाने के लिए सारा ताम झाम दोबारा से एक बार फिर से सारा सिस्टम शुरू किया जाए। अरे सिस्टम को शुरू करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, 2 समोसों में मैं क्या प्रॉफिट कमाऊंगा? वेल, अगर ऐसा सोचा जाए कि बहुत सारी क्वांटिटी और बनानी पड़ेगी तो मैन्युफैक्चरर को तो उसमें मजा आएगा ही, क्योंकि उसमें बड़ा सारा प्रॉफिट अर्न करने का पोटेंशियल होता है।
लेकिन जब रिमेनिंग क्वांटिटी जो मैन्युफैक्चर करनी है अगर वो थोड़ी सी क्वांटिटी होना, तो मैन्युफैक्चरर कहता है यार इसमें तो अपने को प्रॉफिट ही नहीं होगा, उल्टा दोबारा से सिस्टम सेटअप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हमारी तरफ से हो जाएगी। तो बैक ऑर्डर कॉस्ट हमेशा फेवरेबल हो यह जरूरी नहीं है। बैक ऑर्डर की सिचुएशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा टूल माना गया है। हम बिजनेस को कहते हैं कि आप एक बात बताइए, इतने टाइम से आप ये सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखते हैं कि कब बैक ऑर्डर की सिचुएशन है कब नहीं है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है? अगर पिछले बड़े सारे इंटरवल से, बड़े सारे टाइम से, बड़े सालों से, बड़े महीनों से आप हर बार बैक ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट को दिया गया एक सिग्नल है कि भाई साहब ये एक दो बार की गलती नहीं है, ये गलती बहुत टाइम से चली आ रही है। इसका मतलब आप अपने बिजनेस की सेल को ठीक ढंग से प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। भाई कस्टमर को एक दो बार मना करना पड़ जाए तो चलो बात समझ में आती है, आप हर रोज ही कस्टमर को मना कर रहे होते हो, आप अपने बिजनेस को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, फ्यूचर सेल का प्रेडिक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है अगर बैक ऑर्डर सिचुएशन को आप बार बार अपने बिजनेस में होता हुआ पाते हैं तो। ठीक बात है ना? तो बैक ऑर्डर सिचुएशन आपको समझ में आ गई। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बिल ऑफ मटेरियल से। ये जो बिल ऑफ मटेरियल है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये बिजनेस के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होनी कैसी चाहिए। जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं या जो प्रोडक्शन मैनेजर भी है उसको ये बात बड़े ध्यान से पता आपको बता देनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे, कौन सी रेशियो में यूज होंगे, क्वालिटी के फीचर्स कौन से होने चाहिए। तो बिजनेस का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स को ज्यादा अच्छे ढंग से समझता है। वो एक डॉक्यूमेंट बनाए और उस डॉक्यूमेंट की मदद से प्रोडक्शन मैनेजर को जरूरी बातें बतानी बहुत जरूरी है। अच्छा, जब ये डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा तो इस डॉक्यूमेंट के बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी जानकारी हम देना चाहते हैं। इस तरीके का आउटपुट जो बनाया जाता है हमारे बिजनेस में, उसमें कौन कौन से मटेरियल के यूसेज की रिक्वायरमेंट बनती है, ये बात प्रोडक्शन मैनेजर को भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल को यूज तो उसी ने करना है और फैक्ट्री वर्कर्स को तो मालूम खैर होना ही चाहिए। और साथ ही साथ बिजनेस का जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि इस तरीके के रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन मैनेजर जब मंगाए तो हमें उसे मना नहीं करना है। स्टोर में सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल होनी ही चाहिए। ठीक है। तो जब भी बिल ऑफ मटेरियल बने तो यह बहुत जरूरी है कि उसकी 4 कॉपीज बनाई जाए। जो 4 कॉपीज बनाई जाती हैं उसमें से जो एक कॉपी है वो तो प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाए, क्योंकि उन्हीं को तो हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी है कि भाई आउटपुट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कौन से मटेरियल की उसमें यूसेज की रिक्वायरमेंट होती है। यह बहुत जरूरी है कि इसकी एक कॉपी आप स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी भिजवा दें, क्योंकि अगर प्रोडक्शन मैनेजर को मटेरियल चाहिए होगा तो मांगेंगे तो वो स्टोर मैनेजर से ही ना, विदाउट एनी डाउट। स्टोर मैनेजर के पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करने का सिस्टम भी तो आपको डेवलप करना है। अच्छा, एक कॉपी ऑफ कोर्स आप कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजना चाहेंगे, क्योंकि आखिरकार कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो उन्होंने ही मेंटेन करनी है, और एक कॉपी आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स के लिए जरूर संभाल के रखिएगा। बड़ी बात यह कि आपको बिल ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्लियरली समझ में आना चाहिए।
अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल अगर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो एक दूसरा भी डॉक्यूमेंट है, उसको मैं चलिए उधर लिखता हूं पॉइंट नंबर 10 के नाम से। दिस इज परचेज रिक्विजिशन नोट। क्या नाम है? परचेज रिक्विजिशन नोट। पहले जरा इसके मीनिंग के फैक्टर पर आइएगा। देखिए, जब बिल ऑफ मटेरियल बन गया, प्रोडक्शन मैनेजर को यह बता दिया गया कि कौन से रॉ मटेरियल को किस रेशो में किस ढंग से यूज करना है। स्टोर मैनेजर को बता दिया गया कि जब भी प्रोडक्शन मैनेजर को मटेरियल चाहिए होगा तो आप ही से मांगेंगे भैया। अब स्टोर मैनेजर को यह चिंता बड़ी सता रही है कि भैया ऐसा है, प्रोडक्शन मैनेजर कभी भी सामान मंगा सकता है, मेरे पास वो मटेरियल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। अब खुद तो जाके खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप स्टोर्स मैनेजर हो, आपका काम सामान को संभालने का हो सकता है, परचेज करने का नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप परचेज मैनेजर को इंटीमेट करोगे, आप परचेज रिक्विजिशन नोट की 3 कॉपीज बनाओगे। उसमें एक कॉपी तो आप पक्का कहां, परचेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करोगे। परचेज डिपार्टमेंट को आप ये इंटीमेशन भेजोगे कि हम आपको ऑथोराइज करते हैं कि इतनी क्वांटिटी ये वाला मटेरियल की, ये क्वांटिटी, ऐसी क्वालिटी, आप ये मटेरियल परचेज करके लाइए, हम आपको अथॉरिटी देते। और अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों खरीद लिया, तो कहिएगा कि हमने कहा है। वाजिब। तो 3 कॉपीज बनानी बहुत जरूरी है। एक तो ऑफ कोर्स आप परचेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करोगे, दूसरी कॉपी आप कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और तीसरी कॉपी फिर आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन करिएगा। जो भी है, आपको यह पता चल गया कि परचेज रिक्विजिशन नोट किस पर्पस के लिए बनाया जाता है। 2 मैंने आपको बता दिए, बिल ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव और परचेज रिक्विजिशन नोट। वाह। अच्छा, जब मामला परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में चला गया, किसके हाथ में चला गया? परचेज डिपार्टमेंट। अब उसको करनी है परचेजिंग। क्या करनी है? परचेजिंग। अब आप सोचिए, परचेज मैनेजर के दिमाग में किस तरीके की खिचड़ी पक रही होगी। वो क्या करेगा? वो बड़े सारे सप्लायर्स से कोटेशंस को मंगाएगा। वो ये कहेगा, बताओ भैया, यहां से सामान खरीदे, वहां से सामान खरीदे। हर सप्लायर के कोटेशन को वो इवेल्युएट करेगा, और जब वो किसी सप्लायर को सेलेक्ट करेगा तो सप्लायर को सेलेक्ट करके फोन करके बोलेगा कि मैंने आपको सेलेक्ट किया है, आप प्लीज ये मटेरियल, इतनी क्वांटिटी, ये क्वालिटी, इतने रुपए का मटेरियल मुझे भिजवा दीजिए। तो वो सप्लायर क्या बोलेगा? लिख कर दे दो भाई, मुंह जुबानी तो काम चलेगा नहीं ना। तो यहां पे एक नया डॉक्यूमेंट है जो पिक्चर में आता है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? उस डॉक्यूमेंट का नाम है परचेज ऑर्डर। ये आप लोगों ने पक्का सुना ही होगा, पीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये पीओ परचेज ऑर्डर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो परचेज मैनेजर है, जब वो बड़े सारे सप्लायर्स के ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेगा, फाइनली किसी सप्लायर को सिलेक्ट करेगा और उसको इंटीमेट करेगा कि मैं आपको सिलेक्ट करता हूं, आपसे मैं सामान खरीदना चाहता हूं। तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो जिस कागज के टुकड़े पर आप उसको इंटीमेशन भेजेंगे, उसका नाम है परचेज ऑर्डर। भैया आप इसकी जरूर 5 कॉपीज बनाइएगा। 5 कॉपीज आप किस किस के लिए बनाएंगे? नंबर 1, वो सप्लायर जिसको कि आपने सेलेक्ट किया है उसको इंटीमेशन तो भेजेंगे ना, ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट। अच्छा, उसके बाद एक कॉपी आप स्टोर्स को तो भेजेंगे ना, क्योंकि सामान जब परचेज किया जाएगा तो उसकी डिलीवरी तो सीधा स्टोर में चली जाएगी। तो स्टोर मैनेजर को यह बताना बहुत आवश्यक है कि आपने जिस मटेरियल के परचेज के बारे में कहा था उसको परचेज करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। अच्छा, एक आप इंटीमेशन कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को जरूर भेजिएगा। भाई ये कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है? जिसने परचेजिंग की रिक्वेस्ट करी है।
परचेजिंग की रिक्वेस्ट जिस डिपार्टमेंट ने करी कि हमारे डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, उसको इंटीमेशन भेज दिया जाए कि जो परचेजिंग की रिक्वेस्ट आपने भेजी थी उस पे काम शुरू हो चुका है। एक कॉपी ऑफ कोर्स आप कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजेंगे और लास्ट में आप एक कॉपी अपने खुद के रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन करेंगे। अच्छा जी, तो आप देखेंगे इस पेज पर मैंने आपको एक बिल ऑफ मटेरियल, एक परचेज रिक्विजिशन नोट और एक परचेज ऑर्डर, 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातचीत कर ली है। अब हम बढ़ते हैं जरा आगे। नेक्स्ट है गुड्स रिसीव्ड नोट। अभी मैं कह रहा था कि भाई आपने सप्लायर को भेजा है परचेज ऑर्डर, जब सप्लायर क्वांटिटी हमको भेजेगा तो आखिरकार वो रिसीव कहां करी जाएगी? तो एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम ही रिसीविंग डिपार्टमेंट है। उसका काम ही यही है कि जब सप्लायर की तरफ से क्वांटिटी की सप्लाई करी जाती है तो गुड्स को पहले वो रिसीव करता है, वो चेक करता है उसकी क्वांटिटी को लेकर और उसकी क्वालिटी को लेकर। अगर सब कुछ ठीक पाया जाए तो गुड्स रिसीव करे जाते हैं, वरना सप्लायर को रिटर्न कर दिए जाते हैं कि ये सामान सही नहीं है। हाँ, जैसे ये देखा जाता है कि हाँ ये वही सामान है जो हमने मंगाया है, ये वही सामान है कि जिसकी क्वांटिटी भी वही है, क्वालिटी भी वही है, तो उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ओके, इसका मतलब गुड्स रिसीव हो गए हैं। गुड्स रिसीव नोट उस समय बना दिया जाता है और जब वो गुड्स रिसीव नोट बनता है तो उसकी 4 कॉपीज बनाई जाती हैं। उसमें एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को इसलिए भेजी जाती है क्योंकि ये वही तो सामान है जो परचेज डिपार्टमेंट के कहने से तो आया है। तो इंटीमेशन भेजना एसेंशियल है कि आपने जो सामान खरीदने का प्रोसीजर शुरू किया था, सप्लायर ने वो सामान हमको भिजवा दिया है। उनको इंटीमेशन देना एसेंशियल है। अगला इंटीमेशन जाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को, किस लिए? क्योंकि गुड्स रिसीव करने के बाद हम उसको रखेंगे कहां? स्टोर डिपार्टमेंट में ही रखेंगे। तो जब सामान स्टोर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा तो गुड्स रिसीव नोट का डॉक्यूमेंट उनको भेजना जरूरी है कि ये सामान आ चुका है और भाई साहब एक दिन इसको खरीदने के लिए भी आप ही ने कहा था। फिर आप जानते हैं एक इंटीमेशन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जाएगा, एक आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। देखो, जब आपको ये पता चल गया, अब आप कौन है यहां पर? आप है प्रोडक्शन मैनेजर, यानी जो फैक्ट्री की सिचुएशन हैंडल करते हैं। जब आपको ये पता चल गया है कि आप जो मटेरियल चाहते हैं वो स्टोर में अवेलेबल कराया जा चुका है, उसकी परचेजिंग हो चुकी है, तो आप सारा सामान इकट्ठे तो मंगाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके मंगाएंगे ना। जैसे आज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही तो मंगाओगे ना। तो आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर आपको वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहां पे जो फैक्ट्री मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो रेगुलर बेसिस पे स्टोर मैनेजर से सामान को डिमांड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट की रिक्विजिशन स्लिप उसके पास भेजेगा। इसके लिए एक नोट इशू किया जाता है, उसको मटेरियल रिक्विजिशन नोट कहते हैं। इसकी 3 कॉपीज बनाई जाती है, उसमें से एक कॉपी ऑफ कोर्स आपको, आप कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर, आपको एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी, उसके बाद ही मटेरियल आपको सप्लाई किया जाएगा। एक आप भेज दीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, फिर अपने रिकॉर्ड के लिए भी आपको मेंटेन करना है। फिर हमारे पास है मटेरियल रिटर्न नोट। देखो, जो आपने मटेरियल मंगाया, आप कौन है? आप हैं प्रोडक्शन मैनेजर। आपने कई बार ऐसा होता होगा कि मटेरियल मंगाया वो थोड़ा ज्यादा ही था जी, तो क्यों ना वापस कर दिया जाए स्टोर डिपार्टमेंट को। या कई बार ऐसा भी होता है कि भी उसकी ना क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी हमने एक्सपेक्ट करी थी, इंफीरियर क्वालिटी का है, तो मटेरियल को वापस कर देना ही मोर एप्रोप्रिएट होगा। लेकिन जब आप मटेरियल को रिटर्न करेंगे तो साथ में आपको एक कागज का टुकड़ा तो भिजवाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये मटेरियल वापस हो रहा है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के कैसे काम चलेगा? अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। इसकी एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे विदाउट एनी डाउट, 2 कॉपी जो हैं आप भिजवाएंगे स्टोर डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपने सामान स्टोर में लौटाया है। तो जो 2 कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट को जाएंगी, स्टोर डिपार्टमेंट उसमें से एक अपने पास रख लेंगे
और जो दूसरी वाली कॉपी होगी उसको चेक करके कंफर्म करके वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जो इंटीमेशन पहुंचेगी वो इंटीमेशन दो जगह से होती हुई आएगी। जिन्होंने सामान को लौटाया और चूंकि स्टोर में सामान आ चुका है उन्होंने भी अपनी मोहर उस पर लगा दी, इसका मतलब कंफर्मेशन हो चुका है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को किसी से क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा मटेरियल ट्रांसफर नोट के बारे में। देखो हमारी तो एडवाइस ये है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफर ना करे, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती। लेकिन कभी कभार एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा लगता है कि चलो एक डिपार्टमेंट के पास मटेरियल एक्सेस है, दूसरे के पास डेफिशिएंट है, तो इधर से उधर ट्रांसफर कर दो भाई। रेकमेंडेड नहीं है, पर कभी कभार ये करना पड़ जाता है। अगर ऐसा कभी करना पड़ जाए तो कर दीजिएगा जी, पर इसकी आप 3 कॉपीज बनाइएगा। आप कौन हैं? आप वो हैं जो ये मटेरियल जिसके पास एक्सेस है और ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा है। एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, 2 कॉपीज आप उस डिपार्टमेंट को भेज दीजिएगा जहां पे सामान ट्रांसफर किया गया है। वो डिपार्टमेंट जहां पे वो गुड्स ट्रांसफर करे गए हैं उसमें से एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी को ड्यूली साइन करके वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे। फिर उनको कहीं से क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लास बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। मैं जानता हूं मटेरियल कॉस्ट के इतने बड़े चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी जो मेन क्लासेस आपने पढ़ी, टोटल 9 क्लासेस में मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसमें एक रिवीजन वाली क्लास ऐड कर दी जाए तो थोड़ा तो इसमें फायदा आपको होगा ही। अब हम लोग मिलेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिवीजन की अगली क्लास में, और जो अगला चैप्टर हम पिक करेंगे वो होगा लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट भी उसको कहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।